भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा कला के संदर्भ में। जिस तरह से हमने देखा अभी कला का विकास साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इस आधार पर भी गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो एक से बढ़कर एक खगोलविद, गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्री, रासायन शास्त्री और धातु कर्म मेटलर्जी में काफ़ी विकास हुआ था। बड़े बड़े विद्वान हुए थे। इसमें सबसे बड़े जो विद्वान हैं इस काल के, गुप्त काल के, वो हम देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हम सबको पता है। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, ये तो हम सभी को पता है। और इसके अलावा इनके क्या योगदान थे वो हम देखते हैं। आर्यभट्ट, देखो आर्यभट्ट ये गुप्त काल के ही है। इनका जन्म 476 ईस्वी माना जाता है और जन्म स्थान है कुसुमपुर। कुसुमपुर आज आधुनिक अभी जो पटना है, पाटलिपुत्र जिसको प्राचीन काल में कहते थे, उसी के पास है ये कुसुमपुर। मतलब यूँ कह सकते हैं कुसुम पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम था कुसुम। तो यही आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। बहुत बड़े आर्यभट्ट कौन है? एक बहुत बड़े खगोलविद हैं और बहुत बड़े गणितज्ञ। आर्यभट्ट ने कई पुस्तकें लिखी है संस्कृत में। उसमें से एक ही मात्र पुस्तक के बारे में हमें जानकारी है, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम इन्होंने कई पुस्तक लिखा, 3 पुस्तकें इनके ऐसे जानकारी में मिलती है, लेकिन उनके बारे में हमें, क्योंकि वो कहीं मिसप्लेस हो गया प्राचीन काल में ही, एकमात्र पुस्तक है इनके आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, इस पुस्तक से ही हमें आर्यभट्ट के बारे में पता चलता है कि आर्यभट्ट कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े खगोलविद और कितने बड़े गणितज्ञ थे। आर्यभट्टियम यह पुस्तक बहुत ही कंसाइज वे में, सिर्फ 121 श्लोक हैं इसके अंदर, और यह पुस्तक 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भागों में बटा हुआ है। गीतिपाद, गणितपाद, काल क्रियापाद, काल क्रियापाद और चौथा है गोलपाद। आर्यभट्टियम 4 भागों में बटा हुआ है। गीतिपाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। इसमें से प्रथम दो का विषय है गणित, यह दोनों गणित से संबंधित है। और अंतिम 2 जो हैं ये या मुख्य रूप से खगोल शास्त्र पर है। गीतिपाद इसमें नंबर सिस्टम के बारे में बताया है। गणितपाद इसमें अंक गणित, बीज गणित से संबंधित बातें की गई है। काल क्रियावाद इसमें समय की गणना, और उन्होंने उस समय जो समय की गणना की है वो आज के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। साल का 365 दिन, इसी के आसपास इन्होंने भी गणना किया था। और अंतिम भाग है आर्यभट्टियम का गोलपाद। गोलपाद मुख्य रूप से इसमें खगोल से संबंधित है, ग्रहों की गति के बारे में उल्लेख है। तो आर्यभट्टियम मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। आर्यभट्ट का पुस्तक है आर्यभट्टियम। भारत का नहीं, विश्व का पहला वैज्ञानिक था, पहला खगोलविद था जिसने यह कहा, जिसने हिम्मत किया कि ऐसा माना जाता था सभी धर्मों में कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का धुरी है। मतलब पृथ्वी केंद्र में है और ब्रह्मांड के अन्य जो ग्रह हैं वो चारों ओर है। इससे कहीं ना कहीं ईश्वर की सत्ता और धर्म की महत्ता लोकप्रिय था।
लेकिन आर्यभट्ट ने उस मान्यता को तोड़ा कि नहीं, पृथ्वी जिसके सृष्टिकर्ता ईश्वर मानते हैं हम, वो केंद्र में नहीं है। पृथ्वी भी ब्रह्मांड के बहुत सारे ग्रहों में से एक ग्रह है और केंद्र में तो सूर्य है। ऐसा आर्यभट्ट ने पहली बार पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में पहला व्यक्ति था जिन्होंने ये बात कही थी। ये बहुत ही साहसी वाला कदम था। अगर यही बात इन्होंने इस समय यूरोप में कही होती तो शायद इनको भी सुकरात की तरह मरना पड़ता, मौत की सजा मिलती। लेकिन ये भारत के थे, इसलिए इनको कोई सजा तो नहीं मिली, लेकिन इनको महत्व भी नहीं मिला। इनकी बात को समाज ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि धर्म आड़े आ रहा था। और इन्हीं की बात को, इन्हीं के सिद्धांतों को, इन्हीं की खोज को बाद में ब्रह्मगुप्त के माध्यम से, ब्रह्मगुप्त भी एक बड़े विद्वान है, अभी देखेंगे हम, इसी काल के हैं। ब्रह्मगुप्त के माध्यम से, ब्रह्मगुप्त की रचनाओं से अरबियों ने अरबी भाषा में इनके कार्यों का अनुवाद किया और फिर यूरोप तक गया। और फिर यूरोप में कोपरनिकस और न्यूटन और गैलीलियो ने, इन सबको हम कहते हैं आज उन्होंने ही आविष्कार किया है। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, उन्होंने ही शून्य का सिद्धांत दिया, उन्होंने। हमारे समाज ने भी इनको स्वीकार नहीं किया। आज भी हम देखें, आज भी जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको समाज स्वीकार नहीं करता। अभी हमने देखा, पिछले कुछ दिनों पहले हमने बिहार में चुनाव हुआ था, देखा। इसमें एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था बिहार, पटना के आसपास, कुमरार विधानसभा। वहां से एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े गणितज्ञ, आज के समय के प्रोफेसर आरसी गुप्ता, ऐसे कुछ नाम है उनका, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, बहुत सारे विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वीसी भी रह चुके हैं। वो विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे किसी दल से और वो बुरी तरह से हार गए, 50,000 वोटों से हार गए, चौथे नंबर पर रहे वो। मतलब आज भी हमारे समाज में विद्वानों को महत्व नहीं मिलता, विद्वानों को स्वीकार नहीं कर। तो आर्यभट्ट को भी उस समय वो मान्यता नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। तो आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड की धुरी नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा। और इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी अपने कक्ष में भी घूम रहा है। इन्होंने इस आर्यभट्टियम पुस्तक में सूर्य सिद्धांत दिया। सूर्य सिद्धांत, इस सूर्य सिद्धांत में इन्होंने बताया कि किस प्रकार ग्रहण के कारण क्या है, जो सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, ग्रहण के कारण बताया इन्होंने। मतलब देखो आपने कि उस समय जब कोई टेलीस्कोप, कोई दूरबीन नहीं था और उन्होंने ग्रहों के, है ना, कि सूर्य चंद्रमा कब बीच में आता है पृथ्वी से, पृथ्वी और फिर ग्रहण लगता है, वो सारे कारण इन्होंने बताया। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, यह इन्होंने कारण सहित व्याख्या किया इस सूर्य सिद्धांत में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में। तो खगोल शास्त्र पर इन्होंने बहुत कार्य किया। और गणित के लिए तो आज हम जानते ही हैं, इन्होंने ही पहली बार गणित को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। गणित को एक स्वतंत्र विषय के रूप में, इससे पहले गणित को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा और समझा जाता था। लेकिन आर्यभट्ट पहला विद्वान था जिन्होंने गणित को ज्योतिष शास्त्र से बिल्कुल पृथक कर दिया, एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। इन्होंने ही नंबर वैल्यू सिस्टम बताया, जिसकी वजह से आज बड़ी बड़ी गणनाएं हम कर पाते हैं। आज जो हमारे कंप्यूटर इतनी बड़ी बड़ी डाटा का एनालिसिस करता है, नंबर वैल्यू सिस्टम से, शून्य से जीरो, इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया। शून्य का आविष्कार इन्होंने किया। हालांकि इस समय शून्य का जो चित्र है, जीरो, गोल, परिधि, वृत्त, वो इन्होंने नहीं दिया, वो तो बाद में ब्रह्मगुप्त ने दिया। लेकिन शून्य एक नंबर माना इन्होंने कि एक के अलावा भी एक नंबर होता है शून्य, वो सबसे पहले इन्होंने ही दिया। इन्होंने दशमलव पद्धति दिया, दशमलव पद्धति, डेसिमिक सिस्टम, सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही
और इन्होंने पाई का वैल्यू बताया, पाई का मान। और बिल्कुल आज के समान, या आज जो हम पाई का वैल्यू हमें पता है 3, इन्होंने जो निकाला 3.146, जो कि बिल्कुल आज के बिल्कुल नजदीक है, बहुत ही करीब है पाई का। तो शून्य दिया, दशमलव पद्धति दिया, पाई का वैल्यू बता दिया। तो गणित और खगोल क्षेत्र में आर्यभट्ट का बहुत बड़ा, लेकिन उस समय के हम भारतीयों ने इनको समझा ही नहीं। ये चीजें हमारे पास घूम के आधुनिक काल में कब आया, कहां से आया? यूरोप से। हमारी ही चीजें अलग लेवल के साथ, ब्रांडेड के साथ आया पाश्चात्य जगत से। तो हम कितने मूर्ख हैं। तो हमें समझना चाहिए, हमें प्रगतिशील विचारों को, बौद्धिक विचारों को स्वीकार करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हम जितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनेंगे उतना ही हम विकसित बनेंगे। जितना ही ज़्यादा हम रूढ़िवादी विचारों को, जड़वादी विचारों को आत्मसात करेंगे, अपनाएंगे बिना तर्क के, बिना विवेक के, हम उतना ही पिछड़े रहेंगे। तर्क शक्ति, विवेक शक्ति ही मनुष्य को जानवर से पृथक करता है। हमें भीड़ नहीं बनना है। भीड़ बताता है, भीड़ कौन है? भीड़ मतलब तर्कविहीन प्राणी, वो भीड़। हमें भीड़ से अलग नहीं, इन्होंने ये सब सिद्धांत दिए, लेकिन उस समय हमें इसका कोई फायदा नहीं लिया, हमने नहीं लिया, मिला नहीं कह सकते, लिया ही नहीं हमने। तो आर्यभट्ट, अब हम इनकी महत्व को समझ रहे हैं, इन्होंने क्या दिया हमें, और इसी आधार पर हमने इनको सम्मानित किया। जब भारत ने अपना पहला उपग्रह 1975 में छोड़ा था, तो उस उपग्रह का नाम हमने आर्यभट्ट रखा। 1975 में हमारा पहला उपग्रह जो हमने छोड़ा था, वो उस उपग्रह का नाम, उस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट ही था। इस तरह से हमने आर्यभट्ट को। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के ही बहुत बड़े विद्वान थे, गणितज्ञ और खगोलविद। इन्होंने गणित को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित। आर्यभट्ट की पुस्तक, ये आर्यभट्टियम, हमें इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक पर जो टीकाकार है, जो टीकाएं लिखी गई है, उससे हमें पता चलता है। आर्यभट्टियम पर, आर्यभट्टियम जो पुस्तक है, इस पर 4 टीकाएं अभी तक लिखी जा चुकी है। पहला टीकाकार थे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद भास्कर प्रथम। ये 7वीं सदी के, 6ठी सदी के थे, 6ठी सदी के बड़े विद्वान थे। ये भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं, 6th सेंचुरी। इन्होंने आर्यभट्टियम पर टीका लिखा। आर्यभट्टियम पर इनकी जो टीका है उसको बोलते हैं आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम भाष्य, आर्यभट्टियम भाष्य। क्या है ये? आर्यभट्टियम, जो आर्यभट्ट की पुस्तक है, उस पर टीका है। ठीक। इसके अलावा इन पर और भी कई विद्वानों ने टीका लिखा, जैसे सूर्यदेव, ये भी आर्यभट्टियम पर टीका है, टीकाकार है। परमेश्वर, ये सब विद्वान हैं जिन्होंने आर्यभट्टियम पर टीका लिखा। नीलकंठ, ये 4 टीकाकार हैं जिन्होंने आर्यभट्टियम पर टीका, है ना, नोट्स लिखा। उसमें सबसे प्रसिद्ध है आर्यभट्टियम भाष्य। ठीक है, ये आर्यभट्टियम पर ही टीका है। तो आर्यभट्ट प्राचीन काल के, गुप्त काल के बहुत बड़े विद्वान। नेक्स्ट, गुप्त काल के दूसरे बड़े खगोलविद और ज्योतिष शास्त्री और गणितज्ञ थे वराहमिहिर। वराहमिहिर, ऐसे तो इनका मूल नाम है मिहिर, लेकिन इनके जो योगदान है, इनके जो कार्य थे, इनके लिए इन्हें उपाधि दिया गया था वराहा, वराहा की उपाधि, वराहमिहिर। ठीक है, तो वराहमिहिर ये भी गुप्त काल के ही थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे वराहमिहिर। वराहमिहिर, जैसे कि हमने देखा आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे, तो वराहमिहिर उज्जैन के निवासी थे। उज्जैन, जो कि इस समय
ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। जैसे कि हमें पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पाटलिपुत्र के साथ साथ उज्जैन को गुप्त साम्राज्य का दूसरा राजधानी बनाया था। उज्जैन ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र, खासकर ज्योतिष विद्या का, जो कि आज भी हम देखते हैं। आज भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा ज्योतिष शास्त्री और ज्योतिष अनुसंधान केंद्र वहीं उज्जैन में ही। पूरे भारत से, विश्व से भी आते हैं वहां भविष्य जानने के लिए। कई तरह की विधाएं वहां प्रचलित है। तो वराहमिहिर मूलतः उज्जैन के ही थे और इन्होंने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या सीखा था और ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने बहुत विद्वता हासिल की थी। वराहमिहिर के प्रसिद्ध पुस्तक हैं, इनकी पुस्तकें देखो, वराहमिहिर, ध्यान रखना है ये कौन है, खगोलविद भी हैं और ज्योतिष शास्त्री भी। ज्योतिष उज्जैन के रहने वाले। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पंच सिद्धांतिका, पहला पुस्तक। और भी इनकी कई पुस्तक हैं, जैसे बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक, ये इनके प्रसिद्ध पुस्तक। वराहमिहिर, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका में 5 प्रकार की जो ज्योतिष विधा हैं, 5 प्रकार की ज्योतिष विधा, ज्योतिष विधा, ज्योतिष पद्धति जिसको कहते हैं, विधा। जैसे 5 प्रकार के हम जानते हैं, सूर्य सिद्धांत, रोमक, पॉलिस, पितामह और वशिष्ठ। ये 5 प्रकार के ज्योतिष विधा आज प्रचलित है और उस समय भी प्रचलित था। इसमें से ये 2 ये यूनानियों से हमने सीखा है, ये हमने यूनानियों से लिया। जब यूनानी आए मौर्योत्तर काल में तो उन्होंने काफी सारे ज्ञान विज्ञान की बातें भी लाया, तो ज्योतिष की 2 विधाएं वो लेकर आए और हमने उसको स्वीकार भी किया। वराहमिहिर खुद इतने बड़े ज्ञानी थे और वास्तव में वो ज्ञानी थे, वो इस बात से पता चलता है कि उन्होंने इनकी बहुत प्रशंसा किया है। वो यूनानियों की प्रशंसा करता, वो ग्रीक की प्रशंसा करता, वो कहता है कि भले ही ये यूनानी बर्बर हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञान के मामले में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ये इतने ज्ञानी हैं कि इनको ऋषियों की भांति ये पूजनीय है। कौन कहता है? वराहमिहिर। कितनी बड़ी बात है। तो है उस समय भी लोग जो स्वीकार करते थे, अगर अच्छी बात है भले ही किसी ने भी दिया वो स्वीकार करो। ठीक, हम देखते हैं कि दिया बात किसने दिया। आज क्या है, आज हम देखते हैं कि किसने कहा। बीजेपी ने कहा तो सही या गलत हो सकता है, कांग्रेस ने कहा तो सही। अरे क्या कहा ये बात देखो, किसने कहा वो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्या कहा। पहले हम किसने कहा तो हम बायस्ड हो गए, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। फिर जो कहा उसको हम बायस्ड वे में लेंगे, निष्पक्ष न्यूट्रल वे में नहीं लेंगे। फिर क्या होगा, अच्छी चीजें आएगी भी तो हम उसको ले नहीं पाएंगे, और कुछ गलत चीजें आ गई तो हमने ले भी लिया। तो हमें जब भी कोई ज्ञान, कोई बात आ रही है तो हमें उस बात पर विचार करना चाहिए, ना कि किसने दिया उसके हिसाब से उस बात पर हम विचार करेंगे। तो फिर तो हम विवेकशील नहीं बन सकते। फिर वही बात हो जाएगी कि ज्ञानी तो हैं हम, परंतु ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानता की तरफ भाग रहे हैं। तो वराहमिहिर ने
स्वीकार किया कि यूनानी भले ही बर्बर है परंतु ज्ञान विज्ञान में वो ऋषियों की भांति पूजनीय है। तो इन्होंने रोमक और पॉलिस की भी प्रशंसा किया है। लेकिन इन 5 सिद्धांतों में उन्होंने भारतीय सिद्धांत सूर्य सिद्धांत को ही श्रेष्ठ कहा कि सभी प्रकार की ज्योतिष विधा में श्रेष्ठ कौन है? सूर्य सिद्धांत श्रेष्ठ, वराहमिहिर ने कहा। ठीक, और इन दोनों को द्वितीय स्थान दिया कि रोमक और पॉलिस उसके बाद आता है और दोनों को बराबर दर्जा दिया। उसके बाद फिर अन्य भारतीय विधा, ये 3 भारतीय विधाएं, सूर्य सिद्धांत, पितामह और वशिष्ठ। रोमक और पॉलिस ये यूनानी विधा है। ठीक है, तो देखो कि इन्होंने यूनानियों को द्वितीय स्थान दिया, यूनानी जो विधा है रोमक और पॉलिस, और पितामह और वशिष्ठ को बाद में स्थान। पंच सिद्धांतिका में इन्होंने 5 प्रकार के ज्योतिष विधा की चर्चा की। बृहत संहिता, इनकी जो दूसरी पुस्तक है बृहत संहिता, इस पुस्तक में तो उन्होंने सब कुछ, सिर्फ ज्योतिष की और खगोल की बात नहीं करता। इस पुस्तक में तो वास्तु कि किस प्रकार के मंदिर बनाना चाहिए, मंदिर की शैली, मंदिर कहां बनाना चाहिए, जल में है तो जल में किस तरह का, है ना, ऊंचा स्थल पर है तो किस तरह का मंदिर का आकार प्रकार कितना होना चाहिए, किस कोण में क्या होना चाहिए, मतलब इसमें वास्तुकला के बारे में भी जानकारी, वनस्पति शास्त्र के बारे में भी हमें जानकारी मिली। बृहत संहिता में बहुत सारी जानकारियां हमें बृहत संहिता से प्राप्त। इसके अलावा इनकी पुस्तक है बृहत जातक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बृहत जातक और लघु जातक। ये 4 पुस्तकों की इन्होंने रचना की। वराहमिहिर बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र। वराहमिहिर ने अलग से, जैसे इनके तो प्रतिपादक वराहमिहिर नहीं है, ठीक है, ये रोम से आया, यूनान से आया ये दोनों, और ये भारत में प्रचलित था। वराहमिहिर इसके जनक नहीं है इन विधाओं के। लेकिन वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र में जो कार्य किया वो अद्भुत था। उन्होंने ज्योतिष को 3 शाखाओं में विभक्त किया। भारतीय ज्योतिष विधा को 3 शाखाओं में विभक्त किया है। इसको ज्योतिष शास्त्र को 3 शाखाओं, क्या क्या है? तंत्र, दूसरा है होरा, और तीसरा है संहिता। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को 3 शाखाओं में विभक्त किया, तंत्र, होरा और संहिता। तंत्र अर्थात सिद्धांत, इसमें सिद्धांत है। होरा फलित ज्योतिष, और संहिता इसमें है जन्म पत्रिका वाला ज्योतिष, संहिता जन्म पत्रिका, क्या कहते हैं, जन्म पत्रिका जो होता है ना। 3 प्रकार की ज्योतिष शाखाएं वराहमिहिर ने क्लासिफाई। तो वराहमिहिर, इनके समय तो उज्जैन ज्योतिष का बहुत बड़ा केंद्र था, खगोल का वैधशाला इस समय था, विक्रमादित्य ने बनवाया था, और इसके बाद भी आज तक उज्जैन ज्योतिष नगरी के नाम से प्रसिद्ध रहा है। तो वराहमिहिर बहुत बड़े विद्वान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक, प्रसिद्ध खगोलविद और ज्योतिष शास्त्र। अगला गुप्त काल के, स्वर्ण काल के बड़े विद्वान थे ब्रह्मगुप्त। जैसे हमने देखा आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से थे, वराहमिहिर उज्जैन से थे, तो ब्रह्मगुप्त राजस्थान से थे। ये भीनमाल 6ठी शताब्दी की बहुत बड़े विद्वान, 7वीं शताब्दी की, जब इस क्षेत्र में भीनमाल क्षेत्र में है ना, भीनमाल आज के जालोर वाले क्षेत्र, जालोर जिला, भीनमाल इस समय गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, गुप्त काल के बाद के, माना जाता है इसे भी गुप्त काल के ही विद्वान थे। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग विद्वान। तो ब्रह्मगुप्त भी एक बहुत बड़े खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य, तीनों भी थे ये, है ना। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ भी हैं, ज्योतिष शास्त्री भी हैं, ज्योतिषाचार्य, और खगोलविद भी हैं।
इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों को, गणितीय सिद्धांतों या खगोलीय सिद्धांतों को इन्होंने और भी विकसित और परिष्कृत किया। इन्होंने आर्यभट्ट की कमियों को दूर भी किया। मतलब एक तरह से ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम का आलोचनात्मक समीक्षा की, उनकी कमियों को, उनकी अच्छाइयों को स्वीकार किया और उसको विकसित किया, परिष्कृत किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। पहला पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये इनकी पहली पुस्तक। इनकी दूसरी पुस्तक है खंड खाद्य। खंड खाद्य, पहली पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और दूसरी पुस्तक है इनका खंड खाद्य। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ये गणित संबंधी सिद्धांत है और इसमें खगोल संबंधी सिद्धांत। आर्यभट्ट ने जो गणितीय संबंधी सिद्धांत दिया था, शून्य, उस शून्य को इन्होंने एक आकार दिया। ब्रह्मगुप्त ने ही वो आकार दिया, एक वृत्त बनाया, शून्य को मान लिया एक, और फिर शून्य से अंकों का प्लस माइनस गुणा भागा सब करना शुरू किया। तो ब्रह्मगुप्त का, आर्यभट्ट ने जो शुरू किया था उसको ब्रह्मगुप्त ने पूरा किया एक तरह से। इन्होंने भी बीज गणित, अंक गणित, ज्यामिति सब पर काफी अनुसंधान किया और नए नए सूत्र दिए। ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट के गणितीय सिद्धांतों को तो परिष्कृत किया ही, साथ में आर्यभट्ट के जो खगोल संबंधी विचार था उसको भी और भी विकसित किया। ब्रह्मगुप्त पहला विद्वान है जिन्होंने, पहला विद्वान, विश्व का पहला विद्वान जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। हाँ, इस शब्द का इस्तेमाल तो न्यूटन ने किया, लेकिन इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम बताया था। वो कहता है कि पृथ्वी में, पृथ्वी की प्रकृति में, पृथ्वी की प्रकृति ऐसी है, पृथ्वी की प्रकृति ही ऐसी है कि कुछ भी, जो भी चीज ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। ये पृथ्वी की प्रकृति है, ये प्रकृति का नियम है कि जो भी ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम मानते हैं कि न्यूटन ने दिया है, उससे पहले इन्होंने दे दिया था गुरुत्वाकर्षण नियम। हाँ, उस तरह के साइंटिफिक तरीके, क्योंकि देखो इनके और न्यूटन के दोनों के बीच लगभग 1000 साल का, 1000 वर्ष का अंतर है। वो जिस तरह से सटीक वे में दिया होगा उतना सटीकता तो इनमें नहीं होगा, लेकिन इनकी सिद्धांतों को 1000 साल बाद सटीक विश्लेषण किया जा सकता है, सटीक कारण बताया जा सकता है, तर्क दिया जा सकता है, वो दिया। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन से पहले भारत में एक न्यूटन था। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को माना जा सकता है, मान लेना चाहिए कि न्यूटन से पहले इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया था। वो कहते हैं कि पृथ्वी की प्रकृति ही ऐसी है, पृथ्वी के अंदर ऐसा आकर्षण शक्ति है, प्रकृति का नियम ही है कि वो जो भी ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा ही आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो यही है। ब्रह्मगुप्त ने ये सिद्धांत, इनकी ये जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, इनकी ये पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये पुस्तक का नाम है, ये 2 पुस्तक है इनके। इस पुस्तक को बाद में अरबियों ने, बगदाद के खलीफा ने इस पुस्तक को भारत से मंगवाया और इस पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अरबी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद किया, अल सिंध हिंद के नाम से अरबी में अनुवाद हुआ है, अरबी अनुवाद है। अल सिंध हिंद, बगदाद के खलीफा ने इसका अनुवाद करवाया विद्वानों से बगदाद में, और फिर यही अनुवादित पुस्तक अल सिंध हिंद अरब के माध्यम से यूरोप तक पहुंचा, और फिर यूरोप में पुनर्जागरण काल में क्या हुआ हमने देखा है। इसी समय कोपरनिकस, न्यूटन सब थे, उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता यह है कि हमारे ही ज्ञान विज्ञान, हमारे ही आविष्कार, हमारे ही इन्वेंशन यूरोप गया, फिर यूरोप से आधुनिक काल में हम तक पहुंचा, और आज हम उसके महत्व को समझ पा रहे। ब्रह्मगुप्त ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। ब्रह्मगुप्त 6वीं 7वीं शताब्दी की, राजस्थान के हैं, भीनमाल
जालौर। इसके अलावा और भी बहुत बड़े विद्वान, जैसे गुप्त काल के ही हम लोग देख रहे हैं विद्वान, जैसे भास्कर प्रथम, भास्कर प्रथम, ये भी 7वीं सदी के, गुप्त काल के आसपास के माने जाते हैं, ऐसे 7वीं सदी के हैं ये भास्कर प्रथम। ये भी बहुत बड़े गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य और खगोलविद थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, लेकिन इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति है वो है आर्यभट्ट पर टीका, आर्यभट्ट पर टीका, आर्यभटियम, भटियम, भटियम पर टीका, और उस टीका का नाम आर्यभटियम भाष्य, आर्यभटियम भाष्य, ये इनकी प्रसिद्ध कृति, जो कि आर्यभट्ट पर ही टीका है। इसके अलावा इनकी पुस्तक है महाभास्कर्य, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य जैसे ग्रंथ भी इन्होंने लिखा। ये 2 ग्रंथ हैं इनके जो इन्होंने लिखा, और टीका का नाम है जो इन्होंने लिखा आर्यभटियम पर टीका, वो आर्यभटियम भाष्य। ये भी इन्होंने भी आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर, गणित संबंधी सिद्धांतों पर काफी कार्य किया। मूल रूप से ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, साथ में खगोलविद भी हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। तो इस तरह से देखो तो गुप्त काल के ये बड़े गणितज्ञ, खगोलविद, ज्योतिषाचार्य। इसके अलावा गुप्त काल में देखेंगे तो मेडिसिन, चिकित्सा क्षेत्र में भी काफी विकास। इस काल में एक से बढ़कर एक चिकित्सा शास्त्री हुए थे, जैसे धन्वंतरी, धन्वंतरी बहुत बड़े आयुर्वेद के चिकित्सा शास्त्री, आयुर्वेद के ज्ञाता। आज भी हम इनकी पूजा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य, हेल्थ के देवता है धन्वंतरी, चिकित्सा के देवता, हेल्थ का देखभाल, मेडिसिन, डॉक्टर, डॉक्टर इनकी पूजा करते हैं। हम भी इनकी पूजा करते हैं, लेकिन साल में एक दिन। कौन सा दिन, कमेंट में बताना आप लोग। तो हम एक दिन इनकी पूजा करते हैं, धन्वंतरी। इन्होंने आयुर्वेद पर काफी काम किया। इनकी प्रसिद्ध कृति, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है नवनीतकम, नवनीतकम इनके पुस्तक का नाम, धन्वंतरी की पुस्तक नवनीतकम, जो इन्होंने पुस्तक लिखी नवनीतकम। ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न में से एक है, अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे विक्रमादित्य उनके समकालीन धन्वंतरी। अगला विद्वान है, अगला चिकित्सा शास्त्री, ये सब चिकित्सा शास्त्री, वाघभट्ट, 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 ये भी बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री थे वाघभट्ट। इन्होंने आयुर्वेद, आयुर्वेद पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा इन्होंने, अष्टांग हृदय, आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टांग हृदय, आयुर्वेद, ये सब आयुर्वेद के। दूसरे विद्वान हैं पालकप्य, पालकप्य, ये भारत के पहले पशु चिकित्सक हैं, है ना, वेटरनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर, पशु चिकित्सक। इन्होंने पशु चिकित्सा पर काफी काम किया, और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं हस्ता आयुर्वेद, हस्ता आयुर्वेद, हस्ता आयुर्वेद इनकी पुस्तक। पशु चिकित्सक, भारत के पहला पशु चिकित्सक नहीं। और इस काल के सबसे बड़े, ये सब तो आयुर्वेद के हैं, अब सर्जरी वाले भी देख लो, तो इसी समय हुए थे सुश्रुत, सुश्रुत, ये सर्जरी के बहुत बड़े डॉक्टर, सर्जन थे। इन्होंने सर्जरी, शल्य चिकित्सा, चिड़फाड़ वाला डॉक्टर। इनकी पुस्तक है सुश्रुत संहिता। इस पुस्तक में इन्होंने 300, कितना, 300 प्रकार के सर्जरी, है ना, सर्जरी, 300 प्रकार के सर्जरी अर्थात शल्य क्रिया, है ना, सर्जरी, शल्य क्रिया, ऑपरेशन, है ना, सर्जरी लिख देता हूं, शल्य क्रिया
की चर्चा की है, मतलब बताया कि 300 प्रकार का ऑपरेशन होता है, ये बताया। समझो आप कितने बड़े ये शल्य क्रिया के। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी इनको ज्ञान था, इन्होंने बताया। तो सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी और सर्जन, है ना, शल्य चिकित्सक का जनक कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। शल्य चिकित्सा के जनक और प्लास्टिक शल्य क्रिया के भी जनक। प्लास्टिक सर्जरी जिसको कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी जो आज बहुत प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी अभी आज यूरोप से आया, पाश्चात्य जगत से आया, अभी अब हमारे यहाँ भी लोकप्रिय हो रहा है। कोई नाक मोटे कर रहा है, कोई नाक पतले कर रहा है, नहीं देख रहे हैं। खासकर जो सेलिब्रिटीज हैं ये काफी प्लास्टिक सर्जरी का, माइकल जैक्सन प्लास्टिक सर्जरी कराते कराते ही प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत इन्होंने की है। तो इस समय इस तरह के एक और प्रसिद्ध चिकित्सक हैं इस टाइम के, रसायन शास्त्री भी थे वो, है ना, नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे ये? रसायन शास्त्री, रस विज्ञान के जनक कह सकते हैं, रस विज्ञान के, रस विज्ञान, रसायन के जनक है। इन्होंने ही बताया धातु के मिश्रण का इस्तेमाल शारीरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया है ना, रस चिकित्सा, रस चिकित्सा का आविष्कार किया। नहीं, आपने सुना होगा कि ये जो च्यवनप्राश है इसमें सोना और चांदी का च्यवनप्राश है, सोना चांदी च्यवनप्राश, अर्थात सोना और चांदी के धातु के मिश्रण हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। नहीं, चांदी हमारे सत्वगुण को, सफेद है वो हमारी बुद्धि बौद्धिक विकास के लिए, सोना बलिष्ठ बनाने, तो हम इनटेक करते हैं, खाते हैं, लेकिन किस धातु के रूप में नहीं, रासायनिक के रूप में। तो इसकी शुरुआत किसने किया? नागार्जुन। ये भी गुप्त काल के ही बहुत बड़े रस विज्ञानी या रसायन शास्त्री थे। इन्होंने धातु खनिज के आधार पर चिकित्सा की शुरुआत की। तो नागार्जुन भी इस काल के बहुत बड़े विद्वान थे। तो इस काल में बड़े बड़े खगोलविद, ज्योतिषविद, चिकित्सा शास्त्री, रसायनविद हुए। और इसी काल में हम देखेंगे तो धातु कर्म में, मेटोलॉजी में भी गुप्त काल काफी उन्नत दशा में था। गुप्त काल में खगोलविद, गणितज्ञ, रसायन शास्त्री, चिकित्सा शास्त्री के साथ साथ देखते हैं इस काल में विज्ञान में, धातु कर्म में, मेटोलॉजी में भी काफी उन्नत था। इसी काल के गुप्त काल में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तंभ बना है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन पिलर, लोह स्तंभ। यह लोह स्तंभ मेहरौली में है, इसलिए इसको मेहरौली आयरन पिलर और मेहरौली लोह स्तंभ भी कहते हैं। यह लोह स्तंभ चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के समय का ही है ऐसा माना जाता है, क्योंकि इस लोह स्तंभ में, इस आयरन पिलर में संस्कृत में एक लेख है, संस्कृत में स्क्रिप्ट है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। देखो इस लेख में, यह संस्कृत में लिखा हुआ है, इस लेख में हमें यह पता चलता है कि संस्कृत में लिखा हुआ है और इसमें कहा गया है कि यह स्तंभ विष्णु ध्वज को स्थापित करने के लिए यह लोह स्तंभ बनाया गया था। और इसको बनाने वाले चंद्र नामक शासक थे, जिसने बंग और बहालिक प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। बंग मतलब बंगाल और बहालिक मतलब सिंध वाले क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। तो चंद्र नाम के तो बहुत सारे शासक है, तो फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इसकी समानता कैसे की गई? तो विद्वानों ने कहा कि भाई जो इसकी स्क्रिप्ट है, संस्कृत भाषा तो है ही, साथ में इसकी जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की जो शैली स्टाइल है वो गुप्त काल का ही है, अर्थात गुप्त काल का चंद्र जो है वो चंद्रगुप्त ही है। तो इस आधार पर चंद्रगुप्त को माना जाता है कि इस आयरन पिलर का निर्माता। अब देखो ये आयरन पिलर कब बना? आज से 1600 साल पहले, 1600 ईयर्स अगो, और आज तक इस पिलर में, इस लोह स्तंभ में जंग नहीं लगी है। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार का तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। यह लगभग 7 मीटर है ना, 7 मीटर इसकी हाइट है और लगभग 3 टन
इसका वजन है 3 टन, और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो इसमें ये जो तकनीक है, ये तकनीक इस तरह के आज भी बना सकते हैं हम, आज है हमें, लेकिन उस समय हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय ये तकनीक कहां से आया, कि इरोजन रेजिस्टेंस, जंग रहित आयरन बनाने की तकनीक कहां से आया था। ऐसे तकनीक तो आज भी हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के जंग रहित लोहा बनाने के लिए इसमें फास्फोरस का इस्तेमाल ज्यादा होता है, फास्फोरस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सामान्यतः फास्फोरस, आयरन में फास्फोरस सामान्यतः जनरली जो हम लोहा इस्तेमाल करते हैं उसमें फास्फोरस का मात्रा इतना होता है 0.05%। लेकिन इस आयरन पिलर में हाई फास्फोरस की मात्रा यूज की गई है, अधिकतम फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो फास्फोरस यूज किया गया है वो 0.25 से लेकर 0.5% तक फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है। और सल्फर और मैग्नीज इसका इस्तेमाल कम किया गया है, जिसकी वजह से ये इरोजन रेजिस्टेंस है, जंग रहित है। सल्फर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, फास्फोरस का, और सल्फर और मैग्नीज का इस्तेमाल कम हुआ है, इसकी वजह से यह जंग रहित है। जब इस विधि से फास्फोरस की मात्रा ज्यादा और सल्फर और मैग्नीज की मात्रा कम होगी, तो इससे इस आयरन के परत में इसमें एक परत बन जाती है ऊपरी लेयर पर, और यह परत नमी और हवा जो बाहर से आता है, वो खुले आसमान में नमी, जंग लगना जरूरी, जंग तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा। तो ये क्या करता है, इस तरह के जो आयरन होता है जिसमें फास्फोरस ज्यादा मात्रा में होता है, वो क्या करता है, नमी और हवा को, जब नमी और हवा इसमें आता है तो वो उसके साथ रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया करने से एक लेयर बन जाता है, और वो जो लेयर होता है वो छेद होने ही नहीं देता है, वो अंदर जाने ही नहीं देता है, वो लेयर नमी को या हवा को अंदर जाने ही नहीं देता है। इस लेयर को बोलते हैं मिस वाइट इसलिए ये लेयर छेद होने ही नहीं देता है, अंदर जाने ही नहीं देता है नमी को, जिसकी वजह से जंग लगती ही नहीं है। ये अक्रिस्टलीय आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट का एक लेयर बनता है जिसको मिस वाइट लेयर बोलते हैं, और ये लेयर नमी को अंदर जाने ही नहीं देता है, छेद कर ही नहीं पाता है, जिससे जंग लगती है। तो फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसमें जंग नहीं लगती। अब देखो इसके बनावट, तो यहां देखो ये उल्टा इन्वर्टेड लोटस है, कमल का आकार है, ऊपर ये 3 डिस्क है जिसको आमलक बोलते हैं, हमने देखा नागर शैली में आमलक, और ऊपर एक स्क्वायर शेप में जिसके ऊपर गरुड़ की आकृति है, यह गरुड़ स्तंभ है। यह विष्णु ध्वज को स्थापित करने के लिए यह पिलर लगाया गया था, मेहरौली का आयरन पिलर। ठीक है, ये बहुत ही उत्कृष्ट शैली में, सोचो आज 16 साल हो गया इसमें जंग नहीं लगा। कई देशी विदेशी वैज्ञानिक अचंभित थे कि इसमें अभी तक जंग कैसे, तो ये बनाया गया है इस विधि से है कि ये जंग, तो उस समय इस तरह की विधि थी। और इस लोहे को बनाने की जो विधि है वो एक अलग ही विधि, फोर्ज विधि से इस लोहे को बनाया गया। फोर्ज तकनीक, फोर्ज विधि का इस्तेमाल किया गया इस लोहे को बनाने में। लोहे में जंग क्यों नहीं लगता वो तो हमने देखा, और ये जो लोहा है उसको बनाने की जो तकनीक है उसको बोलते हैं फोर्ज मेथड। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को पीट कर जोड़ा जाता है, मथा जाता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, और फिर वो जो लोहा होता है वो सॉलिड बनता है। जैसे आज क्या होता है, वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है, वो वेल्डिंग नहीं, इसको पीट कर, है ना, मथा गया है, टुकड़ों को जोड़ा गया है। कैसे, पीट कर हथौड़े से, इसी को बोलते हैं फोर्ज तकनीक, है ना। तो ये जो लोहा है वो फोर्ज तकनीक से बना हुआ, और इसमें जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इसमें एक लेयर है, मिस वाइट लेयर, है ना। मिस वाइट लेयर कैसे बनता है, तो ऐसे आयरन जिसमें फास्फोरस का मात्रा अगर इतना, जैसे सामान्यतः जो लोहा होता है उसमें जंग जो लगती है उसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होता है 0.05%,
लेकिन ये जो आयरन पिलर है इसमें फास्फोरस की मात्रा मैक्सिमम है, हाई फास्फोरस का यूज किया और लो सल्फर और मैग्नीज का यूज किया, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता है। तो ये बहुत ही अद्भुत है मेहरौली का लोह स्तंभ। कहते हैं कि इस लोह स्तंभ के बारे में कहानी भी है कि जो दिल्ली के शासक थे, तोमर शासक अनंगपाल तोमर, 9वीं शताब्दी के, उन्होंने इस पिलर को उठाने की कोशिश किया था। तो उठ तो नहीं पाया था, लेकिन कहते हैं कि इस जमीन से खून निकलने लगा था, तो ये ढीला पड़ गया, पिलर ढीला पड़ गया था। तो उसी समय से इस जगह का नाम ढिल्ली 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 फिर दिल्ली हो गया, दिल्ली का। तो इसी के नाम पर, ऐसा कहते हैं, दिल्ली का नाम इसी पिलर के नाम पर पड़ा है कि पिलर को खोदने की कोशिश किया, पिलर को निकालने की कोशिश किया, तो जमीन, पिलर निकला तो नहीं लेकिन ढीला हो गया, तो ढीला से ढिल्ली, और फिर ढिल्ली से ढिल्ली का, और फिर दिल्ली। तो ये गुप्त काल का ही ये पिलर है जो मेहरौली में है। देखोगे यहीं पास में ही अलाई दरवाजा है, पास में ही कुतुब मीनार भी है। कुतुब मीनार तो तुर्कों ने बनाया था। ये जो अलाई दरवाजा है पास में, वो ये नहीं दिख रहा है, हाँ, अलाई दरवाजा, ये उससे पहले ये एक विष्णु मंदिर था जिसको अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे तुर्क शासकों ने तोड़कर दरवाजा, अलाई दरवाजा, लेकिन इसको नहीं तोड़ा, टूट ही नहीं सकता। तो मेहरौली का लोह स्तंभ भी गुप्त काल के ही हैं, आयरन पिलर। तो इस तरह से देखो तो गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ये देखो धातुकर मेटलर्जी का एक बहुत बेहतर नमूना है, कह सकते हैं। वो भी आज नहीं, आज के बने 1600 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा धातुकर में देखेंगे तो इस काल की जो मुद्राएं हैं उसमें भी बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार की मुद्राएं सोने और चांदी की। ठीक है, तो इस काल में, गुप्त काल में धातु विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र काफ़ी उन्नति हुई थी। इसी आधार पर काल में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई, इस काल को स्वर्ण काल